न्यूज बुक 24 के टेलीफोनिक इंटरव्यू में आज बारी है सुल्तानपुर जिले के दिग्गज सपा नेताओं में शामिल धर्मेंद्र सिंह बबलू की। धर्मेंद्र सिंह बबलू को उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी लम्हुआ विधानसभा से उन्हें टिकट देगी। इस इंटरव्यू में हमने उनसे लम्हुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे, मौजूदा विधायक देवमणि द्विवेदी और उनकी खुद की दावेदारी पर कई सवाल किए, जिसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इस इंटरव्यू में धर्मेंद्र सिंह बबलू ने बताया कि किस वजह से सपा का टिकट उन्हें मिलना चाहिए। सुनिए न्यूज बुक 24 पर पूरा इंटरव्यू। आप लम्हुआ विधानसभा से सपा से टिकट पाने की रेस में खुद को मानते हैं या फिर जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है वो माहौल ही है? नहीं, बिल्कुल। मैं समाजवादी पार्टी का, मैं जब छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूं और पिछली बार भी मैंने टिकट मांगा था, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही नहीं मिला। इस बार नेतृत्व से मुझे पूरी उम्मीद है कि लम्हुआ से जनता के बीच जाने का पूरा मौका पार्टी मुझे देगी। तो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप ये मानते हैं कि सपा के जो पूर्व विधायक रहे लम्हुआ विधानसभा से संतोष पांडे जी, उनको टिकट न मिलकर आपको मिल सकता है? देखिए, वो एक बार 5 साल विधायक रह चुके हैं। उनके अच्छे और बुरे कर्मों से लम्हुआ की भी जनता परिचित हो गई, हमारा नेतृत्व भी परिचित। दूसरे जो सबसे प्रमुख कारण है कि जब हम लोग विपक्ष में आ जाते हैं तो जो नेतृत्व होता है, जो नेतृत्व किया रहता है, उससे जनता को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। और लम्हुआ की जनता ने देखा कि जब उसको जरूरत पड़ी, और इसमें पैंडेमिक में कोरोना का भी दौर आया, जिसमें उसको उम्मीद थी कि उसके घाव पर मरहम लगाया जाएगा, वहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ मदद होगी। ऐसे समय में जो एक राजनीतिक व्यक्ति का, सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य था, वो कहीं भी नजर नहीं आया। पूरे लगभग 4.5 साल बीत गया, लम्हुआ विधानसभा में उनकी उपस्थिति शून्य रही, नगण्य रही। तो आप क्या मानते हैं कि जब वो विधायक रहे 2012 में, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में लम्हुआ से समाजवादी पार्टी के हारने के पीछे की जो मुख्य वजह थी, उसे आप क्या मानते हैं? और इसके साथ ही आप ये भी बताइएगा कि संतोष पांडे जी के उस कार्यकाल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? पहली बार जब चुनाव लड़ता है कोई जी, तो उसके पीछे क्षेत्र के लोगों को उसको आजमाने की, उसको जानने की और उसके बातों पर भरोसा करने के अलावा कोई बात नहीं है। साथ साथ नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति 5 साल सत्ता में रह लेता है, विधायक रह लेता है या सांसद रह लेता है अपने पदों पर, तो दोबारा जब उसी पद के लिए क्षेत्र में जाता है तो उस पद पर किए गए कार्यों की जो समीक्षा होती है, उसके आधार पर उसको मत मिलता है। तो जब जो 2012 से 17 तक विधायक रहे, तो उस दौरान उनके चाहे अच्छे कर्म रहे चाहे खराब कर्म रहे, उसका परिणाम उनको 2017 में लम्हुआ की जनता ने दिया। उनके कामों की समीक्षा सिर्फ इसी से की जा सकती है कि 12 से 17 के दौरान आसपास पड़ोस की जो विधानसभाएं हैं, उनके कामों से अगर तुलना कर लिया जाए तो 100 में से 10 अंक पाने, 10% कार्य भी जो है लम्हुआ के अंदर नहीं हुआ। 2 चीजें होती है, विकास और विश्वास। साथ साथ विकास में जहां फिसड्डी रहे, वहीं विश्वास कायम करने में भी फेल। और इन सारी जगहों में, इन सारी चीजों में, चाहे डेवलपमेंट का मामला, जहाँ पूरे प्रदेश में विकास हुआ, वहीं लम्हुआ विकास से छूटा रहा। जहाँ पूरे प्रदेश में सड़कें बनी, लम्हुआ गड्ढे में लोग दौड़ते रहे। तमाम सड़कें हैं, नाम लेना भी उचित नहीं है, कि जो सिर्फ हठधर्मिता चलते रुकी रह गई, नहीं बन पाई। तो ऐसे में उनके कामों के विषय में और उनके बात व्यवहार के विषय में पूरा लम्हुआ का एक व्यक्ति परिचित है, और उसमें हमारा कहना कोई अच्छी बात नहीं होगी। सब उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, किस तरह का जी, ये तो मान लीजिए संतोष पांडे जी के कार्यकाल की बात हुई कि आप उन्हें 100 में से 10 या 10 में से 1 नंबर आप देना चाहेंगे लम्हुआ विधानसभा के कार्यकाल को लेकर। लेकिन मौजूदा जो विधायक है लम्हुआ के देवमणि द्विवेदी जी, उनके कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं और 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, नंबर देने की बात तो बाद में आती है। पूरे प्रदेश की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास जहां तक की बात है, पूरी तरह फिसड्डी है। जब पूरे प्रदेश में कहीं विकास नहीं हुआ तो लम्हुआ का लक्ष्य आकलन का कोई औचित्य नहीं उठता है। और सड़कें देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, बार बार ये कहते रहे गड्ढा मुक्त हो गई, 30 तारीख हो जाएगा, जुलाई में गड्ढा मुक्त हो जाएगा, और तमाम और दावे करते रहे।
क्राइम पे बार बार उनका भाषण आता रहा। लेकिन आप पूरा देख सकते हैं क्राइम में उत्तर प्रदेश क्या स्थिति है। विकास की जहां तक बात है, सड़कें जो है पूरा गड्ढे में तब्दील हो गई है। हाँ, केवल ध्रुवीकरण की राजनीति एक ऐसा हथियार है कि जिनसे उनको उम्मीद है और जिसमें वो सफल होकर के पिछले कुछ चुनाव लगातार जीते हैं। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि जनता धीरे धीरे उस बात को समझ रही है। जनता को जो मंदिर मस्जिद का विवाद है, अल्लाह और राम का विवाद है, शमशान और कब्रिस्तान का विवाद है, उससे ऊपर उठ करके रोटी की बात करना चाहती, रोजगार की बात करना चाहती, महंगाई की बात करना चाहती है। जनता अभी विकास की बात करना चाहती है। तो हमें उम्मीद है कि 2022 में जनता जो है इन मुद्दों को लेकर के वोट करेगी, और जब इन मुद्दों को लेकर के वोट करेगी तो पूरे प्रदेश में सफाया हो जाएगा। उसमें किसी एक व्यक्ति की बात करना कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। नहीं, ये तो प्रदेश की बात हुई कि वहाँ पे सत्ता किसकी आएगी। अगर मैं सिर्फ लम्हुआ के दायरे की, लम्हुआ विधानसभा के दायरे की बात करूं तो अब ओवैसी की भी सक्रियता बढ़ गई है। सुल्तानपुर जिले में मीटिंग करके ही गए हैं, सम्मेलन करके गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनकी सक्रियता से समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है उसमें सेंधमारी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी को हर जाति और वर्कआउट मिलने जा रहा है, और जनता तैयार बैठी है इनके कुशासन से, इनकी महंगाई से, और कुछ संवेदनशील मुद्दों पर जो बिल्कुल नकारात्मक रवैया सरकार का है उससे बहुत त्रस्त है। दूसरी बात, जहां तक ओवैसी जी की बात है, ओवैसी जी को पूरे प्रदेश की जनता उनके आने के पहले से ही इस बात को कहने लगी है। विशेष रूप से हमारा अल्पसंख्यक समुदाय इस बात को कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और ये वही चुनाव लड़ने जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही होती है कि जा करके मैं वहां मत विभाजन करूंगा और ध्रुवीकरण, हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे कि जाति धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी बिहार के अंदर उन्होंने इसको करके दिखाया, और वहीं बंगाल के अंदर जनता समझ गई थी, पूरी तरह से उनके इस कृत्य को नकार दिया। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से हम लोग फीडबैक मिल रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता सजग हो गई है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी ओवैसी जी पूरी तरह से रिजेक्ट होकर के जाएंगे। यहाँ उनको कोई मत नहीं प्राप्त होगा। जनता पूरी तरह से सजग है, वो अपने हक और हुकूक की बात, अपना अच्छा बुरा भला सब समझ चुके हैं। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी की पार्टी, और उनकी सक्रियता जैसा दिखा रहे हैं, उनके सक्रियता में जो लोग भाग ले रहे हैं, उनके सम्मेलन में जो लोग भाग ले रहे हैं, तो ये माना जाए कि वो बीजेपी की बी टीम को स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। जब कोई, पहली बात तो वो सांसद हैं, कई बार रहे हैं, सदन में अच्छा बोलते हैं और ऐसी बात बोलते हैं जिससे जनता आनंद लेती है, उसको हंसने का मौका मिलता है एक तरह से। अब देखिए तो जनता है इसमें, तमाम प्रकार के मनोरंजन करने भी लोग आते हैं, तो एक तरह से जनता आ जाती है देखने के लिए, सुनने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। जहां मत की बात आती है तो मत हिंदुस्तान की जनता और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। जब बटन दबाने जाती है तो उसके पहले बहुत विचार करके, सोच करके, समझ करके, और पिछले 5 सालों का लेखा जोखा उसके दिमाग में होता है, उस आधार पर मत देती। कि ओवैसी के आने से सपा को कोई दिक्कत होगी, इस बात को आप नकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि आप ऐसी स्थिति बन गई कि सपा से आपको टिकट मिल गया। ऐसे में आप पूर्व विधायक संतोष पांडे से सहयोग मांगेंगे सफाई होने के नाते? मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्येक नेता सहयोग मांगूंगा, और उनका कर्तव्य, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है, समाजवादी पार्टी के या जिस भी पार्टी के, जब उसका कैंडिडेट कोई डिसाइड हो जाता है तो सबको उसका साथ देना चाहिए। ये परंपरा भी रही, यही लोग करते भी हैं, तो निश्चित साथ देंगे। और यही सवाल को अगर उल्टा कर दें कि मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिल पाए किसी कारणवश और संतोष पांडे जी को ही टिकट मिला, तो भी आप सहयोग करेंगे? समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कोई निर्णय ले लेगा तो स्वाभाविक है। तो अच्छा, आप पार्टी के फैसलों के साथ बने रहेंगे चाहे जो निर्णय लेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सुल्तानपुर का नाम कुछ भवनपुर होने जा रहा है, ऐसी चर्चा है, और आप इसका समर्थन करते हैं कि हो जाना चाहिए? देखिए, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, और न इन बात में हम लोग पढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नाम अगर लोगों की इच्छा थी, लोग मांग कर रहे थे, अगर बदल दिया गया तो इसमें कोई हमको अविवेकपूर्ण कोई भी निर्णय नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टी के जो मुखिया हैं,
अखिलेश यादव वो तो इसका एतराज जताते हैं इस पर, योगी सरकार को कहते हैं कि ये गन और उनका कहना, उन्होंने एतराज इस सेंस में जताया, एतराज इस तरह नाम का, उन्होंने कहा कि नाम बदलने से अच्छा होता कि काम करते। एतराज हम समाजवादी पार्टी को इस बात का है कि उनको काम करना चाहिए था, विकास करके दिखाना चाहिए था कि मैंने फला जो है चीज बना दिया और इससे देश को, प्रदेश को ये लाभ होने वाला, बजाय इसके उससे नाम बदलने में रहते, इसका इतराज है और हमेशा रहेगा। उनको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और एक प्रदेश के मुखिया जो उम्मीद होती है कि प्रदेश की जनता का जीवन स्तर कैसे बढ़े, प्रदेश का विकास किस स्तर तक हो, किस तरह से उत्तर प्रदेश का नाम देश में और दुनिया में हो विकास के क्षेत्र में, उस पर ध्यान देना चाहिए। वो उस पर ध्यान देने के बजाय नाम बदल करके ही फील गुड कर लेना चाहते हैं, इसका इतराज। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे, तमाम संघर्षों के बाद आज आप अपनी राजनीति में कैसा भविष्य देखते हैं आगे को लेकर? देखिए, हमने शुरुआत से ही छात्र राजनीति में जब मैं आया, उसके पहले मैं एक मेधावी छात्र था और उम्मीद थी लोगों को कि कहीं ब्यूरोक्रेसी में जाऊंगा, लेकिन मैं जब राजनीति में आया तो उसके पहले मैंने कोई एम ये नहीं फिक्स किया कि मुझे फला पद पहुंच करके ही सेवा करूं। मेरा उद्देश्य था कि मैं जहां भी रहूं वहां सामाजिक लोगों के बीच में रहूं, जनता के बीच में रहूं, उनकी दुख में, उनके दर्द में भाग ले सकूं, अगर हो सके तो उस पर मरहम लगाने का काम करूं। हाँ, ये सही है कि राजनीतिक क्षेत्र में जब तक आपके पास ताकत नहीं होती, पद नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक आप लोगों के दुख दर्द को उस तरह से आप मदद करके दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे पूरी संतुष्टि जनता के बीच रह करके मेरी जो ताकत रहती है, आप देखिए मैं बिना पद पे रहते हुए अभी जिस तरह से पैंडेमिक रहा, कोरोना का दौर था, बीता कोरोना के दौर में लगातार लोग जहां घरों में बैठे हुए थे, लोग टीवी देख रहे थे, उस दौरान मैंने पूरे क्षेत्र में जो भी जरूरतमंद आया, गरीब आया, उसको चाहे घर से या उसकी सूचना यदि आई तो उसके घर जाकर के जो भी संभव था अपने व्यक्तिगत संसाधन से आटा, गेहूं, दाल, चावल या सब्जी या और जिस तरह की जरूरत दवाओं के माध्यम से जो भी सहयोग हो सका, और उसकी मुझे खुशी रहती है और उसको मैं अपनी राजनीतिक सफलता मानता हूँ कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ। इतना ही उद्देश्य रहा। जहाँ तक पद की बात है, चुनाव की बात है, वो उसका केवल मैं एक उपयोगिता मानता हूँ कि उसके माध्यम से लोगों की सेवा कर सकूं, सिर्फ इतना उद्देश्य है। न्यूज बुक 24 से आपने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज बुक 24 को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें।